अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम सेकंड चैप्टर को शुरू करने जा रहे हैं। सेकंड चैप्टर जो फिज़िक्स का है वो है साउंड से मुतल्लिक। साउंड क्योंकि वेव्स मैकेनिकल वेव्स की एक टाइप्स है। मैकेनिकल वेव्स के बारे में पीछे आप पढ़ चुके हैं पिछले चैप्टर में कि मैकेनिकल वेव्स वो होती हैं जिन्हें प्रोपेगेट करने के लिए किसी न किसी मटेरियल मीडियम की ज़रूरत होती है। बगैर मीडियम के ये प्रोपेगेट नहीं करती। तो ये इसके अलावा टाइप्स भी आप पढ़ चुके हैं। एक लॉन्गिट्यूडनल है और एक ट्रांसवर्स है मैकेनिकल वेव्स की। ये दोनों टाइप्स आप पीछे पढ़ चुके हैं। साउंड बेसिकली लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की एक लॉन्गिट्यूडनल वेव्स प्रोड्यूस करती है। तो ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की सूरत में ये प्रोपेगेट करती है। इसके अलावा इस चैप्टर में क्या क्या कुछ पढ़ेंगे, एक तो ये कि साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है। इसके अलावा साउंड को प्रोपेगेट करने के लिए मटेरियल मीडियम की ज़रूरत होती है। बगैर मटेरियल मीडियम के ये प्रोपेगेट नहीं कर सकती। इसके अलावा लॉन्गिट्यूडनल नेचर है साउंड की, साउंड वेव्स की, ये भी हम इसमें पढ़ेंगे। इसके अलावा पिच, ये जो करेक्टरिस्टिक्स हैं साउंड के मुख्तलिफ, वो इसमें स्टडी करेंगे। इसके अलावा जो इसमें स्टडी करेंगे वो है कि ये डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पे, कि फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा होगी यानी कि लाउडनेस, एम्पलीट्यूड और यानी कि फ्रीक्वेंसी के इफेक्ट जो है साउंड के ऊपर क्या होंगे। इसके अलावा इंटेंसिटी और इसके यूनिट, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। साउंड इंटेंसिटी लेवल, इसके अलावा इसमें हम नॉइज़ के बारे में पढ़ेंगे और नॉइज़ के अलावा साउंड की रिफ्लेक्शन, यानी साउंड जब रिफ्लेक्ट होती है तो एको प्रोड्यूस करती है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंजेस जो इंसान की भी होती हैं, मुख्तलिफ जानवरों की मुख्तलिफ होती हैं, वो भी इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। और इंफ्रासाउंड और अल्ट्रासाउंड, इसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस भी किया था कि इस चैप्टर का जो पहला क्वेश्चन बनता है वो है कि साउंड जो है वो साउंड वेव्स प्रोड्यूस कैसे होती हैं। तो वेव, जहाँ पे वेव का जिक्र आएगा, डेफिनेटली वेव क्या है, पीछे हमने पढ़ा है कि वेव जो है वो किसी मीडियम में डिस्टरबेंस को कहते हैं। तो डिस्टरबेंस जब हम किसी मीडियम में प्रोड्यूस करते हैं तो उसके पार्टिकल जो हैं वो मूव करते हैं, या अप एंड डाउन करेंगे या टू एंड फ्रो मोशन, बैक एंड फोर्थ करेंगे। तो ये दो तरह की जो है वो वेव्स प्रोड्यूस करेंगे। तो जब उसके पार्टिकल वाइब्रेट करेंगे तो उससे साउंड प्रोड्यूस होगी। यानी कि इससे हम ये कह सकते हैं कि साउंड जो प्रोड्यूस होती है वो किसी भी वाइब्रेटिंग बॉडी या किसी भी बॉडी की वाइब्रेशन से प्रोड्यूस होती है। बगैर वाइब्रेशन के साउंड जो है वो प्रोड्यूस नहीं होती। तो हर वो बॉडी जो वाइब्रेट कर सकती है वो साउंड भी प्रोड्यूस करती है। और ये वाइब्रेशन यानी कि तमाम स्टेट्स ऑफ मैटर में, यानी कि लिक्विड फॉर्म में भी होती है, गैसियस मीडियम में भी होती है और सॉलिड मीडियम में भी होती है। तो इससे पहली चीज़, जो पहला क्वेश्चन हमारे जहन में आता है वो साउंड इज प्रोड्यूस। तो इसमें जो हम लोगों ने लास्ट टाइम डिस्कस भी किया था कि लाइक अदर वेव साउंड इज आल्सो प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग बॉडीज। तो ये किसी भी बॉडी की वाइब्रेशन से साउंड जो है वो प्रोड्यूस होती है। ड्यू टू वाइब्रेशन बॉडी द एयर अराउंड देम आल्सो वाइब्रेट्स। किसी भी बॉडी की वाइब्रेशन की वजह से इर्द गिर्द की जो हवा है वो भी वाइब्रेट करना शुरू कर देती है। और हवा जो है इसमें वाइब्रेशन जब प्रोड्यूस होती है तो साउंड का एहसास प्रोड्यूस होता है। मिसाल के तौर पे कह लें कि वाइब्रेशन ऑफ अ बॉडी अराउंड देम, ये एंड एयर वाइब्रेशन प्रोड्यूस सेंसेशन ऑफ एयर। काफ़ी इसके एग्जांपल्स हैं। जैसे कि गिटार है, इसके वायर्स को हम जब प्लग करते हैं, इसकी जो वायर्स है जब ज़ोर से हम इसको प्लग करते हैं तो इसमें जो है वो आवाज़ प्रोड्यूस होती है। इसकी वायर्स की, इसकी तारों की जो है वो वाइब्रेशन की वजह से। इसी तरह हमारे अंदर जो ऑर्गन्स हैं मुख्तलिफ, जैसे हार्ट हमारा वाइब्रेट करता है, लंग्स वाइब्रेट करते हैं जब हम सांस लेते हैं। तो डॉक्टर्स जो है वो स्टेथोस्कोप इस्तेमाल करते हैं बेसिकली लंग्स और हार्ट की वाइब्रेशंस को वो सुनने के लिए कि उनकी
जो वाइब्रेशंस हैं वो बिल्कुल सही हैं या उनमें कोई मसला है, जिससे वो किसी भी बीमारी का अंदाज़ा लगाते हैं। तो स्टेथोस्कोप, दूसरा क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज स्टेथोस्कोप? तो स्टेथोस्कोप बेसिकली क्या है? स्टेथोस्कोप जो है वो एक इंस्ट्रूमेंट है जो जिसमें ईयर पीस लगा होता है और हॉलो ट्यूब्स होती हैं, जिसमें वाइब्रेशन जो है, वाइब्रेशन की आवाज़ जो है वो हॉलो ट्यूब में से ट्रेवल करते हुए यानी कि इसमें हमारे कानों में वो सुनाई देती है डॉक्टर्स की। और यहाँ पे एक आगे छोटा सा जैसे ड्रम होता है, उसी ड्रम का जो ऊपर वाला जो है हिस्सा है जो वाइब्रेट करता है, तो इसी तरह से इसमें भी एक लगा होता है छोटा सा ड्रम जो वाइब्रेट करता है उन वाइब्रेशंस की वजह से, और जिसकी आवाज़ हमें सुनाई देती है। तो स्टेथोस्कोप ऑपरेट्स, ये है on the transmission of sound from chest piece via air-filled hollow tubes to the listener's ear. The chest piece usually consists of plastic disc called diaphragm. इसमें diaphragm लगा होता है. If the diaphragm is placed on the patient's body, sound vibrates. The diaphragm create acoustic pressure. यानी कि ये diaphragm भी vibrate करता है, जिससे जो आवाज़ है जो हमें सुनाई देती है। तो नेक्स्ट हमारा इसमें जो है जो क्वेश्चन लॉन्ग में आ सकता है, और यानी कि ये स्टेथोस्कोप के बाद साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग बॉडी, ये लॉन्ग में आ सकता है, ये लॉन्ग क्वेश्चन है। और ये एक्टिविटी से प्रूव करना होगा कि साउंड जो है वो प्रोड्यूस होती है किसी भी वाइब्रेटिंग बॉडी से। आमतौर पे स्कूल की लेबोरेटरीज में हम लोगों ने अक्सर ट्यूनिंग फोक देखा होगा। ट्यूनिंग फोक बड़ा सेंसिटिव सा होता है, ये इस शक्ल का होता है, यू की शक्ल का, और एक हैंडल बना होता है, मेटल का बना होता है। जब रबड़ पैड से इसको हम मारते हैं तो बहुत ही यानी कि ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की और ना नज़र आने वाली इसमें वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है। उस वाइब्रेशन की वैसे तो आवाज़ दूर से तो नहीं आती, लेकिन अगर हम उसको कान के करीब लाएं और फिर सुने उसको, तो उसकी वाइब्रेशन की वजह से हमारे कान में आवाज़ जो है वो प्रोड्यूस महसूस होती है। अब अगर हम देखें कि ये वाइब्रेट कर रही है या नहीं, तो इस दो तरीकों से हम देख सकते हैं। एक तो ये कि इसमें ये इस तरह की एक रस्सी से एक बॉल को बांध दें, और रस्सी का एक सिरा जो है वो किसी चीज़ से किसी स्पोर्ट के साथ बांध दें। अब इस रस्सी के नज़दीक इस ट्यूनिंग फोक को लाएं, तो जब इसकी ये जो प्रॉन्ग्स हैं ये जब वाइब्रेट करती हैं तो बॉल के साथ टच होती हैं, तो बॉल भी जो है वो वाइब्रेट करना शुरू कर देती है, दाएं बाएं मूव करना शुरू कर देती है, जिससे पता चलता है कि ये इसकी प्रॉन्ग्स जो हैं वो वाइब्रेट कर रही हैं। इसके अलावा दूसरा तरीका ये है कि हम इसको पानी के गिलास में ये ट्यूनिंग फोर्क को डाल दें। तो ये जो है ट्यूनिंग फोर्क जो है जब इसको पानी के गिलास में डालेंगे तो क्या होगा, हमें पानी में स्प्लैशेस जो है वो नज़र आएंगे, जिससे पता चलता है कि ट्यूनिंग फोक जो है वो वाइब्रेट कर रहा है जी। यहाँ से हमें ये प्रूफ होता है कि जो है वो साउंड जो है वो किसी भी वाइब्रेटिंग बॉडी से पैदा होती है। इसके बाद है साउंड रिक्वायर्स मटेरियल मीडियम फॉर प्रोपेगेशन। साउंड को प्रोपेगेट करने के लिए किसी मटेरियल मीडियम की ज़रूरत होती है, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है। तो इसमें भी एक्टिविटी से प्रूव करना होगा कि साउंड रिक्वायर्स मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपेगेशन। तो एक तो आम सी मिसाल हम आम तौर पे घरों में या अपने आसपास देखते हैं कि जब हम गाड़ी में शीशे बंद करके बैठ जाते हैं तो हमारी आवाज़ जो है वो बाहर नहीं जाती, क्योंकि दरमियान में जो हमारा मीडियम है एयर, वो जो है उसकी जो है वो क्रॉसिंग बंद हो जाती है, जिसकी वजह से अंदर वाली जो एयर है वो बाहर नहीं आती, जिसकी वजह से हमें अंदर वाले बंदे की आवाज़ जो है वो बाहर सुनाई नहीं देती, और बाहर वाले की आवाज़ जो है अंदर वाले को सुनाई नहीं दे रही होती। ये तो कॉमन सी एग्जांपल है, हम लोगों ने अक्सर देखा होगा। और इसको एक्सपेरिमेंट से अगर हम प्रूफ करना चाहें तो एक्सपेरिमेंट के लिए एक बेल जार हम अगर लें, ये बेल जार जार में एक बेल लगा दी हमने, और इस बेल का कनेक्शन कर दिया बिजली से, इसको बिजली की तारों से जोड़ दिया, और नीचे इसके एक एयर पंप लगा दिया जो कि यहाँ पे जो इसके अंदर वाली हवा को खींचेगा।
अब बेल जार जो है, जब हमने इसको बेल को ऑन किया तो हमें इसकी आवाज़ सुनाई देना शुरू हो जाती है, बेल बजती है, नज़र भी आती है और इसकी आवाज़ भी सुनाई देती है। लेकिन जब हम इस वैक्यूम पंप से जैसे जैसे हम इसकी हवा को जो है वो बाहर निकालते जाएं, तो क्या होगा, जो इसकी जो आवाज़ जो है वो कमज़ोर होती जाती है। जैसे जैसे हवा बीच में से कम होती जाती है तो इसकी आवाज़ जो है हमें आवाज़ जो है वो कमज़ोर होती जाती है। इवन के यहाँ तक कि जब इसमें वैक्यूम क्रिएट हो जाता है और हवा बिल्कुल नहीं रहती, तो इससे क्या होता है कि आवाज़ जो है वो मुकम्मल तौर पे हमें आना बंद हो जाती है। फिर इसी वैक्यूम पंप के ज़रिए जब हम इसमें दोबारा हवा दाखिल करना शुरू करें, तो जैसे जैसे हवा इसमें दोबारा जो है वो दाखिल होती जाएगी, तो आवाज़ भी दोबारा आनी शुरू हो जाएगी। इससे ये प्रूफ होता है कि साउंड को प्रोपेगेट करने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है। बगैर मीडियम के, जो मीडियम था उसको उससे राब्ता कट गया, मीडियम जो है हमने बंद कर दिया, तो ये जो है ये हमें आवाज़ भी आनी बंद होगी। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, जहाँ पे सॉन्ग वगैरह रिकॉर्ड होते हैं तो आमतौर पे एयर टाइट रूम होता है, और उस एयर टाइट रूम में बाहर की कोई आवाज़ भी अंदर एंटर नहीं होती। माइक बड़े सेंसिटिव होते हैं जो अंदर लगे होते हैं, हल्की सी आवाज़ को भी कैच करते हैं। लेकिन क्योंकि वो एयर टाइट रूम होता है तो किसी भी सूरत में बाहर की आवाज़ जो है वो अंदर इसमें सुनाई नहीं देती। तो इसमें भी यही रूल अप्लाई किया जाता है कि एयर टाइट रूम इस्तेमाल किया जाता है, जिस वजह से हवा की क्रॉसिंग जो है वो बंद हो जाती है। मटेरियल मीडियम जो है हमारा वो अंदर तक नहीं जाता, जिसकी वजह से बाहर की आवाज़ जो है वो अंदर सुनाई नहीं देती। दूसरी ये कि इसकी नेचर, ये भी अलग से क्वेश्चन आता है कि प्रूव दैट द नेचर ऑफ साउंड इज लॉन्गिट्यूडनल। ये भी एक्टिविटी है। एक्टिविटी से हम यानी प्रूव करेंगे इसकी नेचर जो है वो लॉन्गिट्यूडनल है। तो अगर हम देखें जैसे कि ट्यूनिंग फोर्क की इसकी एग्जांपल अगर हम लें, और ट्यूनिंग फोर्क को जो है वो हम लोग जो है वो क्या नाम है, कह लें कि किसी भी रबड़ पैड के ऊपर, रबड़ हैमर के ऊपर मारें, तो उससे क्या होगा कि वो वाइब्रेट करना शुरू हो जाएगा। और जो उसके नज़दीक, जब ये प्रॉन्ग जो है उसकी, यहाँ पे अगर आप देखें तो इसकी ये प्रॉन्ग जो है जैसे ही जानिब को वो वाइब्रेट करेगी और राइट की तरफ वो जाएगी, तो उसके नज़दीक का जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा है, इसमें कंप्रेशन पैदा हो जाएगा। हवा के जो पार्टिकल्स हैं वो दब जाएंगे अंदर की तरफ, जबकि दूर वाला हिस्सा जो है वहाँ पे ये पार्टिकल जो है वो नॉर्मल कंडीशन में होंगे। यहाँ पे नॉर्मल कंडीशन में, और यहाँ पे यानी कि रेयरफेक्शन है, जबकि यहाँ पे कंप्रेशन पैदा हो गया। अब जब ये जो प्रॉन्ग है वापस अपनी यानी कि मीन पोजीशन की जाने मूव करता है और मीन पोजीशन से भी आगे पोजीशन बी की तरफ चला जाता है, जैसा कि पहले चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा, तो यहाँ के जो पार्टिकल हैं जो पहले कंप्रेस हो गए थे, अब वो जो है वहाँ वो नॉर्मल पोजीशन में आ गए हैं और वहाँ पे कंप्रेशन ख़त्म हो गया, जबकि वो जो कंप्रेशन प्रोड्यूस हुआ था वो आगे मूव कर गया। और इसी तरह से ये मूव करता करता हमारे कानों तक पहुंचता है और हमारे ईयर ड्रम को कंप्रेस करता है। इससे वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होती हैं और ईयर ड्रम भी हमें वैसी ही आवाज़ सुनाता है जैसी कि इससे प्रोड्यूस हुई थी। तो इस तरीके से, क्योंकि ये लंबाई रुख, ये कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन आप लोगों ने पीछे भी पढ़ा है, इसमें लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में मैकेनिकल वेव्स की जो टाइप है, तो उसमें भी आप लोगों ने देखा बैक एंड फोर्थ इसके पार्टिकल जो है मीडियम के मूव करें, तो उससे जो है यहाँ पे भी बैक एंड फोर्थ वो मूव कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से हम इसकी नेचर को जो है वो लॉन्गिट्यूडनल नेचर हम कहते हैं। तो साउंड जो है ये बेसिकली जो है वो मैकेनिकल वेव्स की एक टाइप है और इसकी नेचर जो है वो लॉन्गिट्यूडनल है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम आगे इसके करैक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करेंगे साउंड वेव्स के। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।